आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के विज्ञान का सिलेबस, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपको आंसर के साथ बताया जाएगा। ये आपका देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपके स्क्रीन बोर्ड पे, कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है या नहीं कहलाता है। तो आपका एक ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बाद आंसर देने का काम करिए, फटाफट बतलाने का काम करिए इसका आंसर कौन होगा। एक कॉपी पेन निकाल के उस पर लिखते जाइए आपका आंसर कितना सही होता है। और इस बार बिहार बोर्ड का आखिरी बोर्ड होगा, जिसमें कि आप लोग का रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जान रहे हैं आप लोग, इसलिए फटाफट से इसको बतलाने का काम करिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसका एक नंबर का यानी जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म जो होता है वो कहलाता है क्षार। क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। ठीक है, तो अब अभी आप लोग जान रहे हैं क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र है आपका, बतलाने का प्रयास करिए। जिसमें आपका ऑप्शन है ए में SaCO3, बी में है Na2CO3, सी में है Ca ब्रैकेट स्टार HCO3 ब्रैकेट 1 और 2, डी में है आपका NaHCO3। तो जल्दी से आंसर देने का काम करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, जल्दी फटाफट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन है, इसमें से आपको लोग आंसर देने का काम करिए फटाफट से। चूना, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और खाड़िया। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो आपका दिख रहा होगा आपका बोर्ड पे, 1 में है चूना पत्थर, 2 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरी में संगमरमर और डी में है खाड़िया। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से आंसर देने का काम करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग का आंसर बतलाने का प्रयास करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है क्या है, बी। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करिए, आंसर फटाफट देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। आपका 4 नंबर का आंसर क्वेश्चन आ गया, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो भी विद्यार्थी दोस्त जुड़े हुए हैं, फटाफट से आपका क्वेश्चन देने का काम करिए। इस क्वेश्चन का नाम है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है, CaCO3 ऑप्शन ए में, CaCO3। ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन बी नंबर में है क्या है, ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन बी में Na2CO3 उसके बाद आपका 10H2O और सी में है Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH2, डी में है NaHCO3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, आपका वास्तविक आंसर होगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है। बताने का काम करिए, निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है। तो आपका कोई आंसर है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे मेथनोइक अम्ल, दूसरा में है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा में है एथेनोइक अम्ल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्षारक अम्ल कौन है, यहाँ पे क्षारक अम्ल क्या होगा आपका, क्षारक अम्ल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके बीच, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करिए। आप एक कॉपी में निकाल के सभी का pH मान लिखने का प्रयास करिए, जो भी इस क्वेश्चन का दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कोई pH मान होता है 10.5। कितना होता है, 10.5। ठीक है, pH मान करीब सबका 7 से ऊपर रहता है, जिसमें कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH मान है वो आपका
0.5 है। अगला क्वेश्चन है सल्फर के संयोजक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना। सल्फर की संयोजी सेल में जानते आप पीरियोडिक टेबल जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल याद करिए फटाफट से। उसमें देखिए सल्फर के संयोजक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए क्या है, आगे क्या है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होता है। आयन ऊर्जा किसकी, CI, FI, BR। चलिए यहाँ पे बतलाने का प्रयास करिए। CL है, CI नहीं है, CL है, FL और BR। यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है। आयन ऊर्जा किसकी अधिकतम होती है, तो आपका F का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जानने का प्रयास करिए फटाफट से। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए। वाट कितना है, वाट बराबर क्या था, जूल बटे सेकेंड। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जूल बटे सेकेंड, है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच है, आपके बीच अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। यानी विद्युत जो आप देखे होंगे, विद्युत जो हीटर होता है उसमें कुंडली जो बना हुआ रहता है वो किसकी बना हुई रहती है। तो यहाँ पे है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। फटाफट जवाब दीजिए, नाइक्रोम का होता है या जस्ता का होता है या टंगस्ट का होता है या तांबा का होता है। जल्दी से सब आंसर देने का प्रयास करिए। क्या होगा, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है बनी हुई, वो आपका नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। ठीक है, टंगस्टन आपका बल्ब में लगता है, पर नाइक्रोम का जो विद्युत हीटर होता है उसका बना होता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहलाता है। कहता है किसी परिपथ का वह गुण, किसी परिपथ का वह गुण। जैसे मान लीजिए यहाँ से एगो लाइन जा रहा है ना, तो कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहा है। ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, उष्मा में कौन बदलता है, उष्मा मतलब जाता है गर्मी, है ना। तो गर्मी में कौन बदलता है, आपका प्रतिरोध। कौन बदलता है, प्रतिरोध बदलता है। ठीक है, कौन बदलता है, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान प्राप्त होता है। जल्दी से, विद्युत वाहक बल से अधिक या विद्युत वाहक बल से कम या विद्युत वाहक बल से दुगना या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है। तो इसका मान कितना होता है, विद्युत वाहक बल से अधिक या विद्युत वाहक बल से कम। तो दोस्तों ये आंसर होगा आपका विद्युत वाहक बल से कम होगा। अगला क्वेश्चन है आणविकीकरण। क्या क्वेश्चन है, आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला, पवन ऊर्जा या सूर्य, क्या है। फटाफट से आंसर दीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कहता है आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, पवन या जल या सूर्य। जल्दी से 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आपका, आणविकरण आपका हवा भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा और सूर्य भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य क्या होता है, आणविकरण ऊर्जा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोयला। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें। तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किसमें किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को जो व्यक्त किया जाता है वह मीटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है। किसी भी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है,
तो गतिशील कण देखिए इसमें है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। बस आंसर है 15 नंबर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होता है। आगे कहता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला कहता है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके बीच। 16 नंबर का क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आप इसका आंसर 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल या 24 जूल। यहाँ पे फटाफट से आंसर दीजिए। कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, कूलाम को ले जाने में कितना कार्य लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, 12 दूना 24 ना। आगे क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपके बीच, अगला क्वेश्चन है गया आपके बीच क्या। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ गया 17 नंबर का। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपना आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। तो ये करीब करीब आपको सबको ज्ञान का प्राप्त होगा कि मेंडल साहब ने जो पौधे का अपना आनुवंशिकता खोज के लिए जो प्रयोग किया था, जो नापा था टी पॉइंट बड़ा और छोटा पौधे के लिए, तो वो पौधा कौन था, गुलाब का, आम का, मटर का या आलू का। तो आपका बीच आंसर क्या होगा, मटर का, है ना। किस, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो कहता है कौन, किस प्रकार का श्वसन से, ना श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होती है। तो आपका 18 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो क्या होता है, दो होता है बाबीय और अवाबीय। तो बाबीय में क्या होता है, मुक्त नहीं होता, अवाबीय में मुक्त नहीं होता, बाबीय में मुक्त होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन हो गया 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया आपका, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में जो नर जनन ग्रंथि होता है वो क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है, शुक्राशय कहला जाता है, या अधिवृषण कहलाता है, या शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। तो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर फटाफट से दीजिए। देखिए इसमें आपका वृषण क्या होता है, ये नर में पाया जाता है, और शुक्राशय जो होता है ये किस में पाया जाता है, मादा में। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हो गया आपका जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय किसका होता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है,
जीवन का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बतलाने का फटाफट से काम कीजिए। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका रहा आपके बीच। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या भाई? आपके बीच वृद्धि। हमेशा जीवन में क्या होता है? वृद्धि होते रहता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी यानी जो अपने आप का पोषण, कुछ में पौधा होता है, कवक होता है, कुछ प्रोसिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, या दोनों होता है। ए और सी होता है। फटाफट से आंसर देने का काम कीजिए। क्या आंसर होगा? स्वपोषी पोषण होता है किसमें? पौधा में या किसमें होता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी में किसमें होगा? पौधा। कवक और ये कुछ परिशिष्टा में तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आपका पौधा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट जांचने का देखने का प्रयास करिए स्वपोषण क्या होता है। अगला कहता है अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें? ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? अगर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है माइक्रोकोन्डिया में, कोशिका द्रव में, या गोल्गी में, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोराइड प्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्या होता है? माइट्रोकोन्डिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका क्या होगा? फटाफट से देने का जवाब कीजिए। 22 नंबर का आंसर होगा आपका बी। 22 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बी। कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। आगे कहता है तंत्रिका तंत्र की रचना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की। फटाफट से आंसर दीजिए। न्यूरॉन, डेंड्राइट, या नेफ्रॉन, या साइटोन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? न्यूरॉन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। फटाफट से दीजिए। क्या कहता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, या लाइपेज। क्या होगा आंसर इसका? 24 नंबर का फटाफट से बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लाइपेज। क्या हो जाएगा आंसर? लाइपेज। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव का जो नेत्र है उसका किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर? यहाँ पे आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और क्या हो जाएगा? छोटा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे एक आपका ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, या एमीटर। क्या होता है आपका? 26 नंबर का आंसर दे दिया फटाफट। 26 नंबर हो जाएगा आपका एमीटर। लगाया जाता है, देखे होंगे कभी इन्वर्टर वगैरह में, सब चीज़ में लगाया जाता है। इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर वगैरह में, सब चीज़ विद्युत धारा को नापने के लिए, विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है एमीटर। देखिए वहाँ पे एमीटर ए से इंडिकेट करेगा, बी से उसमें रहता है वोल्ट, कितना ट्रांसफर कर रहा है, वोल्ट कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका आपके बीच। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन हो गया आपका 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका बीच? तथा निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति कौन सा निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति का निरूपण VI स्क्वायर, IA आर, या IR²। फटाफट से आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। 27 नंबर का निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो दूसरा में V²IR, 67 का सी में है I²R, डी में है IR²। तो फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या हो जाएगा? IR²। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है?
वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो कौन बनाता है? कांच की पटका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या बनाता है? फटाफट से बोलिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है किसी भी वस्तु का वो बनाता है उत्तल लेंस। आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को से अपवर्तित होकर जिसके ऊपर मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी प्रतिबिंब बिंदु के भांजे ले जाए।